और अब इसी पर एक महत्वपूर्ण सवाल, राहुल गांधी बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कह रहे हैं। नहीं होती थी, हाँ, कोई हिंसा नहीं होती थी और आज हिंसा की घटनाएं बढ़ गई। एक चीज़, दूसरी चीज़, हिंसा में कौन लोग संलग्न है। आपने देखा अभी खेमका साहब जब मारे गए, उनका मेन शूटर सुरेश, उसका वो टाइटल नहीं बताना चाहते हैं हम, तो वो थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं ये राजनीतिक प्रयोजित घटनाएं हो रही है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये है, आप जानते हैं कि हम 46 साल से राजनीति में हैं और करीब करीब कई एक मुख्यमंत्रियों के काल में हम रहे हैं, लालू जी के काल में भी हम रहे हैं। तो लालू जी के यहाँ क्रिमिनल लोगों से समझौता होती रहती थी एक अन्य मार्ग में, और प्रायोजित मैसेकर भी होता था, करवाते थे कुछ लोगों से, और वहाँ अपने लोग के यहाँ जाते थे, कहते थे कि मैं तो चीफ मिनिस्टर हूँ, तब तो ऐसा हो रहा है जी से, इसीलिए तुम लोग सभी एक रहना। सभी लोग समझते थे। तो ये दो कारण उस समय था। आज आप देखा कि चाहे कोई भी घटना हो, त्वरित कार्रवाई उस पर होती है। अब तो एक्सट्रीम हो गया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को कि अब ऐसे लोगों को जिन पर बातें आ गई कि हाँ इन्होंने ऐसा काम किया है, तो उन लोगों को ठोक भी दिया गया है। तो ये है, और आज एक अन्य मार्ग में कोई क्रिमिनल आने का हिम्मत नहीं कर सकता। ये फ़र्क है, इसलिए वो लोग चिल्लाते हैं, उसका कोई मूलाधार नहीं है और बिहार की जनता इस बात को पूरा समझ रही है। सर, इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल, बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे ही बिहार में हत्या और फर्जी वोटर लिस्ट का मुद्दा भी ज्यादा उठने लगा है। हमारे क्या कुछ कहेंगे इस पर? अब हमारा पहला जो जवाब था उसी से संबंधित है। कहने को कोई भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी की बात को हम लोग बहुत सीरियस नहीं लेते हैं। इसीलिए भी कि राहुल गांधी पता नहीं नेता विरोधी दल हैं, लेकिन समझ में नहीं आती है कि विदेशों में जाकर के भारत की भर्त्सना करते हैं। उस आदमी का क्रिटिसिज्म और उस आदमी के बात को हम लोग क्यों भरोसा करें। बिहार में सर वोटर लिस्ट का परीक्षण चल रहा है, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोटर लिस्ट से एनडीए नाम हटा रही है। कैसे चुराने की कोशिश हो रही है? सवाल ये है कि डेमोक्रेसी है, अगर चुराने की कोशिश होती और सब जगहों में, तो कहीं कहीं तो विरोधी की सरकार है भी ना। अगर विरोधी की सरकार नहीं रहती, अगर चुराना ही होता तो नरेंद्र मोदी जी सब जगह चुरा करके अपना सरकार बना लिए होते। वैसी बात तो है नहीं, इसलिए अगर वो कहते हैं उसमें कोई दम नहीं है। देखिए, हम कोई शहर के रहने वाले नहीं हैं। 46 साल का मेरा राजनीतिक अनुभव है। मैं गांव में रहता हूं। आज भी मैं देखता हूं वहां पर कि गरीब लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहता है, और जो अमीर हैं वे लोग 4-4 जगह 5-5 जगह अपना वोटर लिस्ट में नाम लौटाए हुए हैं। नौकरी अगर करते हैं उनके 4 परिवार, तो चारों जगह पूरे परिवार का वोटर लिस्ट में नाम रहता है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? मेरा कहना है कि इस पुनरीक्षण के माध्यम से इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा काम कर रही है कि जो एक जिनका 5,000 पॉपुलेशन है, वो 20,000 पॉपुलेशन ये मतदाता बन करके वो राजनीति को प्रभावित करते हैं, उनका नहीं चलने वाला है। एक चीज़। दूसरा चीज़, सीमांचल में चाहे और सब जगहों में, अभी हाल में कर्नाटक की बात आ रही थी, हमारा MOSI हुई थी, वो बोल रही थी कि कर्नाटक में कुछ लोग ऐसे हैं
जो हावड़ा से कर्नाटक बेंगलुरु के लिए आती है ट्रेन, उसमें भर करके लोग बारह ही आते हैं और वही लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो लोग गुंडाइज्म कर रहे हैं और हर तरह से प्रभावित कर रहे हैं। तो क्या मतलब भारत कोई पनाहगार हो गया बाहर के लोगों का? हमारे भारत में जो लोग हैं उनको सुख सुविधा मिले, उनको पॉलिटिकल लाभ मिले, उनको पॉलिटिकल भागीदारी मिले, एक कोशिश होनी चाहिए। इस दिशा में हमारा इलेक्शन कमीशन का जो काम हो रहा है काबिल तारीफ हो रहा है और इससे उसी को घट रहा है जो इसके चलते लाभ उठाते आ रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिलेगा। निश्चित है जो जेन्युइन वर्कर, जेन्युइन वोटर है वही रहेंगे, वही वोट करेंगे, इससे असली चेहरा चुनाव में जीत के आएगा। तो सर क्या लगता है कि क्या वोटर लिस्ट से नाम हटाना एनडीए की साजिश है क्या? कैसे साजिश को माना जाएगा? हम तो कह रहे हैं कि किसी का नाम हटने वाला नहीं है, लेकिन जिसका गलत नाम है वो छटेगा ही। उसके लिए वेरिफिकेशंस हो रहे हैं और जिसका नाम नहीं है उनका भी जुटेगा। तो न कटने का है, न हटने और न जुटने का है। जो जेन्युइन है वही काम होगा। तो सांच को आँच क्या होता है, उनको घबराना नहीं चाहिए और एक प्रक्रिया नहीं कई एक प्रक्रिया अपनाई गई है जिससे कि जांच होगी। जांच के बाद ऐसा होगा कि साहब जो वाकई वोटर हैं वो रहेंगे और जो वोटर नहीं हैं वो जाएंगे। ठीक है। और सर इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण सवाल, बिहार में सरकार बनती है तो एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए ये तय है बिहार में कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार 20 वर्षों से लगातार बिहार की सेवा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार में अच्छी खासी पटती भी है और नीतीश कुमार के चलते भी नरेंद्र मोदी जी बिहार को बहुत फंड दे रहे हैं। अभी फिर 18 को जा रहे हैं मोतिहारी में, कई हजार रुपए का फंड दे रहे हैं काम करने के लिए। तो विकास हो रहा है और चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे और सब महकमा हो, बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोग ने तय किया है, वहाँ पर एनडीए के लोग ने भी तय किया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन चुनाव जो लड़ेंगे वो नीतीश कुमार के चेहरा पर। और प्रायः होता है जिसके चेहरा पर चुनाव लड़ा जाता है वही वहाँ का मुख्यमंत्री होता है। और वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों एक साथ आकर हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं। कैसे देखते हैं हिंदी के इस विरोध को आप? भारत का संविधान भी संघात्मक है और भारत अनेक राज्यों का संघ है और स्वतंत्रता के आज़ादी में लड़ाई की लड़ाई में हिंदी एक बहुत बड़ा संपर्क भाषा रही है और देश में और विदेश मिला करके सभी भाषाओं से ज़्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी भाषी हैं। वैसी परिस्थिति में हिंदी के प्रति जो महाराष्ट्र में घटना घट रही है वो दुखद है। भाषा सभी है, सभी का आदर करना चाहिए, सबको सीखना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि ये भाषा सीखो और ये भाषा जो बोलता है उसको मारो। ये नहीं होना चाहिए, ये राष्ट्र विरोधी कर्तव्य है जो नहीं होना चाहिए। भारत सरकार को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हम हर भाषा का आदर करते हैं, चाहे मराठी हो, तेलुगु हो, क्या हिंदी हो और गुजराती हो, सब भाषाओं का आदर हम करते हैं। सब पढ़ना चाहिए, बंगाली भाषा है, सबको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई हिंदी बोलता हो या बंगाली बोलता हो या महाराष्ट्री बोलता हो उसके प्रति हम कोई गलत आचरण करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जवाबों के लिए बहुत शुक्रिया आपका।